नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कौन सा एग्जिट पोल सही है और किस पर भरोसा करना चाहिए? लाखों लोग इस सवाल को लेकर उलझे पड़े हैं। नतीजा तो आएगा 4 जून को और उस दिन एक ही नतीजा आएगा, एक ही नंबर होगा। लेकिन 1 जून को मतदान समाप्त होने के बाद से लेकर 3 जून तक नंबरों की भरमार मच जाएगी। हर चुनाव के बाद सबसे बड़ा सवाल यही हो जाता है कि किसके एग्जिट पोल पर भरोसा करें, किसका वाला सही होगा। अब तो हालत यह हो गई है कि कई लोग सट्टा बाजार के आंकड़े से भी खुश हो लेते हैं। हम आज के वीडियो में आपके इस संकट पर बात करेंगे, किस एग्जिट पोल पर भरोसा करना चाहिए, किस पर नहीं और क्यों नहीं करना चाहिए। भारत में एग्जिट पोल करने वाली कंपनियों के दावे, सट्टा बाजार के आंकड़े, राजनीतिक दलों के अपने अपने सर्वे, खुफिया विभाग के सर्वे, तमाम तरह के नंबर मार्केट में घूमने लग जाएंगे। इनके बीच 2-4 एंकर और पत्रकार भी अपना नंबर मार्केट में छोड़ चुके हैं। एग्जिट पोल पर संदेह होता है तो लोग पत्रकार पर भरोसा करने चले जाते हैं और पत्रकार पर डाउट होता है तो लौटकर एग्जिट पोल पर भरोसा करने लग जाते हैं। किसका नंबर सही है यह सवाल ही गलत है। हम आज के वीडियो में इसी पर बात करेंगे। मैंने अपनी तरफ से कोई नंबर जारी नहीं किया है, ना दावा किया है कि किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि मेरे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है। ज़रूर मैं भी कई पत्रकारों से बात करता हूं, बहुत से लोगों से बात करता हूं, कमेंट पढ़ता हूं। कभी मैं भी इस तरह के दावे दोस्तों के बीच कर लिया करता था और सही भी निकल आते थे, लेकिन अब नहीं करता हूं। 2 कारणों से। एक कि इससे असली मुद्दों पर बात करने की जगह कम हो जाती है, उनसे ध्यान हटता है, और दूसरा, सर्वे का अपना एक वैज्ञानिक तरीका होता है। मेरा गेस सही हो जाए या गलत हो जाए, दोनों ही स्थिति में मैं उस वैज्ञानिक तरीके का पालन नहीं कर सकता। इतना संसाधन भी नहीं है, तो दावा करने से बचना चाहिए। अब तो चुनाव बीत गया, लेकिन आप याद कीजिए कितने पत्रकारों ने भारतीय रेल की यात्रा की और सरकार के दावों की जांच की। इसके लिए कई घंटे लगते और बहुत सारी रिपोर्ट पढ़नी पड़ जाती, पढ़ाई करनी पड़ती। मेहनत के इस काम से बचने के लिए चुनाव की चर्चा को स्टूडियो में लाना पड़ता है। इसलिए चुनाव शुरू होते ही मीडिया एक सवाल पैदा करता है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री या कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ताकि चर्चा स्टूडियो में आ जाए और आप उलझ जाएं कि किसके नंबर पर भरोसा करें। नंबर का सारा मामला पत्रकारिता न करते हुए पत्रकारिता में प्रासंगिक, इंपॉर्टेंट, रेलेवेंट बने रहने का है। यह सूचना और जानकारी का मामला है, इस पर अधिकार जताने का मामला है। जो भी एंकर यह दावा कर रहा है, आप बस उसकी कोई एक रिपोर्ट निकाल कर देख लीजिए, उसने किन मुद्दों पर गंभीरता से रिपोर्टिंग की है और उससे क्या निकला है। सिर्फ कहीं गया है, 2-4 लोगों से बातचीत की है, समोसा और चाट का फोटो ट्वीट किया है, यह पत्रकार की मेहनत नहीं है। नंबर बताना चुनावी राजनीति का सबसे गैर जिम्मेदार काम है और आलसी काम है। एंकर को पता है कि उसने काम तो इस बार भी कुछ खास किया नहीं, लेकिन उसकी पूछ बनी रहे मीडिया में, इसलिए वो नंबर जारी करने लग जाता है कि मेरा नंबर ऐसा है, मेरा विश्लेषण ऐसा है। और जब गलत निकलता है तो 1-2 लाइन ट्विटर पर लिखकर अगले चुनाव तक के लिए गायब हो जाता है और अगले चुनाव में फिर से यही सब करता है। 543 सीटों पर चुनाव हुए हैं। क्या किसी पत्रकार ने 543 सीटों की यात्रा की है? संभव नहीं है। 2.5 महीने के इस चुनाव में वह कुछ ही राज्य का दौरा कर सका होगा और एक राज्य की 3 से 4 सीटों पर गया होगा। इस दौरान वह कितने लोगों से मिला होगा, कहां मिला होगा? भारत जैसे देश में क्या आप 400, 500 या 1000 लोगों से मिलकर दावा कर सकते हैं कि बीजेपी को इतनी सीटें आ रही हैं, कांग्रेस को इतनी आएंगी? जब आप यही सवाल पूछ लेंगे कि आपका दावा तो ठीक लगता है, बताइए आप इस दावे पर पहुंचे कैसे, कितने लोगों से बात की, उनकी प्रोफाइल क्या थी, तो भाई लोग, खासकर एंकर लोग, दांत चियार देंगे। भारत में एग्जिट पोल का इतिहास सही और गलत दोनों का है। जिसका सही होता है उसके बारे में भी आप नहीं जानते कि उसने सर्वे कैसे किया, सैंपल का आकार कितना बड़ा था, सवाल किस तरह से पूछे गए थे। हालत यह हो जाती है कि जिसका भी एग्जिट पोल गलत निकलता है
उस पर भी लोग अगले चुनाव में भरोसा करते हैं। नंबर जानने की जल्दी आपको भी रहती है और चैनल वाले तो आपसे भी जल्दी में रहते हैं। सीटों की संख्या को लेकर तरह तरह से जिज्ञासाएं पैदा करते हैं। इंतजार कीजिए, अगला नंबर यूपी का आने वाला है, देखेंगे 80 सीटों पर क्या होने वाला है। इसी हड़बड़ी के कारण एग्जिट पोल को लेकर गड़बड़ी हो जाती है। स्क्रीन पर कोई ना कोई नंबर छलक रहा होता है ताकि आपका ध्यान बना रहे, आप उस चैनल को ना बदलें और उसी चैनल को देखते रह जाएं, टीआरपी आ जाए। कई बार आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी एग्जिट पोल को स्वीकार कर लेते हैं और जब गलत निकलता है तो आपका दिल टूट जाता है। अक्सर देखा गया है कि आप सर्वे को लेकर गुस्सा भी हो जाते हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि एग्जिट पोल के कारण आप चुनाव की प्रक्रिया पर भी संदेह करने लग जाते हैं। हम इस वीडियो में इसी पर बात करना चाहते हैं कि एग्जिट पोल के गलत होने और उसे लेकर गुस्से की वजह क्या है और सही रास्ता, सही सवाल क्या हो सकता है। हम इस विधा के एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन जो लोग इस प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, हमने उनसे बात की और लगा कि आपके बीच एक गाइडलाइन पेश की जाए। हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहते। जब आप किसी एक कंपनी के सर्वे के गलत या सही होने का जिक्र करते हैं तो फिर आपके पास उस कंपनी की सारी प्रक्रियाओं की जानकारी भी होनी चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। सीएसडीएस और लोक नीति जब सर्वे करते हैं तो अपना डेटा पब्लिक कर देते हैं। आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि उन्होंने कितने लोगों से पूछा, कहां कहां जाकर पूछा, किस तरह के सवाल पूछे। लेकिन कई कंपनियां एग्जिट पोल वाली अपना डेटा पब्लिक में नहीं देती। डेटा एक साइंस है और साइंस का मतलब यही होता है कि दूसरा भी ठीक से उसे आजमा सके, परख सके। तो एग्जिट पोल वाली कंपनी अपना डेटा पब्लिक क्यों नहीं करती है या नहीं, यह सवाल पूछिए। तभी आप जानेंगे कि उस कंपनी ने अपनी मर्जी से कहा या किसी दबाव से कोई नंबर दे दिया, या वह वैज्ञानिक तरीकों का पालन करते हुए सीटों के नंबर बता रही है। जब भी आप एग्जिट पोल देखने जाएं, थोड़ा समय यह जानने में लगाइए कि उस सर्वे में कितने लोगों को शामिल किया गया, पिछला सैंपल कितने लोगों का था, सर्वे कितने संसदीय क्षेत्रों में किया गया, कितने मतदान केंद्रों पर किया गया, सर्वे करने की प्रक्रिया क्या थी, किस उम्र के लोगों से पूछा गया, उसकी सामाजिक विविधता क्या है। तभी आपको सटीक जानकारी मिलेगी। एग्जिट पोल करने वाली कंपनी और चैनल को भी समय लेकर इसके बारे में बताना चाहिए। कुछ चैनल बताते हैं, लेकिन सब कुछ जल्दी जल्दी में, जैसे बीमा कंपनी के विज्ञापन में शर्तों के बारे में बताया जाता है। सब दावा करते हैं कि हवा उस तरफ है, इस तरफ है। जैसे मीडिया में मठाधीश हो गए हैं जो नंबर का दावा करते हैं, वैसे ही पार्टियों के भीतर भी ऐसे लोग मठाधीश बन जाते हैं जो नंबर के सहारे नेतृत्व के निकट होने लग जाते हैं। पार्टी के भीतर एक नया ही ग्रुप तैयार हो जाता है। राहुल गांधी लिखकर देने लग जाते हैं, मोदी हार रहे हैं तो मोदी भी दावा करने लग जाते हैं कि कांग्रेस को राहुल की उम्र से कम सीट आएगी। चुरमुरी ने अपने ट्विटर हैंडल पर राजनेताओं और दलों के दावों की एक सूची बनाई है। राहुल गांधी के अनुसार बीजेपी को 150 सीट आ रही है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं बीजेपी 200 से नीचे रहेगी। ममता बनर्जी के अनुसार बीजेपी 200 से नीचे रहेगी। यशवंत सिन्हा भी 200 से नीचे नंबर देते हैं, लेकिन पीयूष गोयल बीजेपी को 370 सीटें देते हैं। अमित शाह अभी तक 400 पार का नारा लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को 50 पर सिमटा दिया है। आरएसएस के आंतरिक सर्वे के अनुसार, यह मीडिया में छपता रहता है, बीजेपी को 214 सीटें मिल रही हैं। इंटेलिजेंस के सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को 227 सीटें आ रही हैं। परकला प्रभाकर कह रहे हैं बीजेपी को 220 से 230 सीटें आ रही हैं। शरद पवार का दावा है एनडीए को 240 से अधिक सीटें नहीं आएंगी। योगेंद्र यादव के अनुसार बीजेपी को 240 से 260 सीटें आएंगी। पोल ऑफ पोल्स के अनुसार एनडीए 345 सीटें जीतेंगी। इस तरह की खबरें मीडिया में छपी हैं, नेताओं ने बयान दिए हैं। हो सकता है इनमें से किसी एक की बात सही निकल जाए, लेकिन तब भी आप नहीं कह सकते कि उन्होंने यह दावा वैज्ञानिक आधार पर किया था। जिज्ञासा तो होती ही है कि कौन जीतेगा, लेकिन दावा जब भी किया जाए उसका आधार सही होना चाहिए। महानगरों में बहुत से लोग ओला उबर के टैक्सी ड्राइवर से पूछकर
हवा सूंघ लेने का दावा करते हैं। इसका एक क्लास एंगल भी है कि कुलीन एंकर अपनी क्लास छोड़कर असल जनता क्लास से राय ले रहा है। पत्रकार अनिंद्य चक्रवर्ती ट्विटर पर लिखते हैं कि इस तरह के आंकड़ों से निष्कर्ष निकालने का कोई तरीका नहीं। यह तभी सही हो सकता है जब एक तरफा लहर चल रही हो। उबर का सैंपल रैंडम नहीं है। आपने तय किया कि इसी से बात करनी है, क्यों और किस आधार पर करनी है इसके बारे में नहीं सोचा, इसलिए यह सैंपल नहीं माना जाएगा। यही कारण है कि कई चैनलों और कई पत्रकारों के सर्वे गलत हो जाते हैं। आप जरूर लोगों से बात कीजिए, पूछिए भी, लेकिन 150 लोगों से बातचीत के आधार पर यह दावा मत कीजिए कि बीजेपी को इतनी सीटें आएंगी और कांग्रेस को इतनी। कई बार आप गलत होते हैं और कभी कभी सही भी हो जाते हैं। हमारा फोकस इस पर है कि क्या आपने यह दावा वैज्ञानिक आधार पर किया है। ऐसे लोग जब भी नंबर दें तो आप थोड़ा पीछे हटकर सोचें कि क्या ये बात साइंटिफिक आधार पर कही जा रही है। एक संसदीय क्षेत्र में कम से कम 2000 मतदान केंद्र होते हैं। हवा का पता लगाने निकले पत्रकार कितने लोगों से बात कर पाएंगे इतनी भयंकर गर्मी में। इसी तरह पूरे देश का स्केल लीजिए तो क्या वे 5000 वोटर से भी बात कर पाएंगे? क्या 10, 20, 100, 50 लोगों से बात कर किसी एक संसदीय क्षेत्र के लोगों की औसत उम्र निकाली जा सकती है? नहीं निकाली जा सकती है। तो राय कैसे निकाल लेंगे? भारत के लोगों की औसत उम्र का ही पता लगाना है तो एक अच्छा रिसर्चर क्या करेगा? आबादी की सूची से 1000 लोगों का चुनाव रैंडम तरीके से करेगा, उसके आधार पर औसत उम्र निकालेगा। अगर आप 1000 लोगों का रैंडम सैंपल लेंगे तो आपको 1000 लोगों की औसत उम्र का पता चल सकता है। जैसे जैसे आप यह संख्या बढ़ाते जाएंगे, 1000 की जगह 10,000 कर दें तो आप असली नंबर के कुछ करीब पहुंचने लग जाते हैं। आपका गैस अच्छा हो सकता है। 1 अरब लोगों का सर्वे कर दें तो उसका औसत हमेशा सत्य माना जाएगा, लेकिन वो करना तो संभव है नहीं। तब आप 1 लाख का इंटरव्यू करेंगे तो वह सत्य के कुछ करीब हो सकता है, उसकी दिशा बताई जा सकती है। इसका मतलब है कि जिसका भी सैंपल बड़ा होगा उसका कुछ सटीक हो सकता है, लेकिन याद रखिए सैंपल बड़ा होने से ही सब सही नहीं हो जाएगा। सैंपल की प्रोफाइल क्या है, मतलब किस उम्र के लोगों से पूछा गया है, किस जाति के लोगों से पूछा गया है, शहर के कितने हैं, गांव के कितने हैं। तब आपका एग्जिट पोल शायद गलत ना हो, अपवाद हो सकते हैं, लेकिन एक रुझान का पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन आपको तो नंबर जानने की जल्दी है। बीजेपी को कितने नंबर आ रहे हैं, कांग्रेस को कितने। वोट शेयर शायद नंबर से बेहतर है, लेकिन इसकी भी अपनी समस्याएं हैं। वोट शेयर से नंबर कैसे निकाला गया है? एग्जिट पोल करने वाली कंपनी को अपना सैंपल और फॉर्मूला दोनों बताना चाहिए, तभी तो दूसरे लोग भी कॉपी चेक करेंगे कि आपने सही हिसाब निकाला या नहीं। जैसे ही आप वोट शेयर छोड़कर नंबर देने लग जाते हैं, तिकड़मबाजी शुरू हो जाती है। हम हमेशा नंबर देखते हैं कि किसका सही हुआ, बल्कि हमें यह भी देखना चाहिए कि एग्जिट पोल वाली कंपनी ने किसी पार्टी का वोट शेयर कितना बताया और 4 जून को कितना आया। क्या उसमें कोई तालमेल है? उसी से पता चल जाएगा कि एग्जिट पोल सही है और कितना गलत। तो सबसे पहले पूछिए सर्वे में सैंपल का आकार क्या है? क्या आपने रैंडम सैंपल किया? कितने मतदान केंद्रों से सैंपल उठाए? आप यह भी सवाल पूछिए कि इस सैंपल का चुनाव कैसे किया गया। टेलीफोन से 100 लोगों को फोन लगाया गया, या इंटरनेट से पूछा गया, या मतदान केंद्रों पर जाकर किया गया। तीनों के अलग अलग नतीजे हो सकते हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते कि तीनों को मिलाकर एक नंबर निकाल दिया, तभी गलत होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। यूपी में जैसे लोकसभा की 80 सीटें हैं, तो आप कम से कम 20 सीटों का चुनाव तो करेंगे ही। फिर उन 20 सीटों में से कुछ विधानसभाओं को भी तय करेंगे, कुछ मतदान केंद्रों की भी संख्या लेंगे। सभी मतदान केंद्रों पर 10 या 50 लोगों का इंटरव्यू करेंगे। इस प्रक्रिया पर चलते हुए आप 10 से 15 हज़ार के सैंपल पर राष्ट्रीय रुझान का पता लगा सकते हैं। एग्जिट पोल वाली कंपनी का किसी चैनल से टाई अप हो जाता है, चैनल एग्जिट पोल करने वाले को अपना चेहरा बना देता है, विज्ञापन बन जाता है। यह सब तमाशा करने से अच्छा है कि चैनल अपने एग्जिट पोल का डेटा पब्लिक कर दे,
पहले चरण के मतदान के बाद जब शाम 7 बजे आंकड़ा आया तो मतदान का प्रतिशत 60 के आसपास था, लेकिन जब 30 अप्रैल को डेटा आया तो 66.14% हो गया। सवाल तो पूछिए कि इससे एग्जिट पोल के डेटा पर क्या असर पड़ता है। पहले और दूसरे चरण का मत प्रतिशत 5.5% से अधिक बढ़ गया। पहले तो चुनाव आयोग ये आंकड़े सार्वजनिक ही नहीं कर रहा था। विपक्षी पार्टियों और एडीआर, कॉमन कॉज जैसी संस्थाओं के शोर मचाने के बाद ये आंकड़े जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट में एडीआर की याचिका पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग बताता रहा कि ये आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं करने चाहिए। फिर 2 दिन बाद खुद ही इन्हें सार्वजनिक कर दिया। जब चुनाव आयोग के पहले 2 चरणों के आंकड़ों में इतना फर्क था तो एग्जिट पोल की विश्वसनीयता और घट जाती है। कम से कम इस पर संदेह तो और बढ़ जाते हैं। आप सवाल पूछें तो हो सकता है जवाब मिलेगा। एक बड़ा सवाल है कि क्या वोटर सर्वे करने वाली कंपनी को सही बता रहा है। टीवी पर आप ऐसे कई कार्यक्रम देखते हैं जिसमें पत्रकार लोगों से बात करते हैं। ऐसे कार्यक्रमों में बोलने वाले लोगों को वॉक्स पॉप कहा जाता है। आप ऐसे कार्यक्रमों को देखिए जरूर, लेकिन यह जानने के लिए कि लोग किस तरह से अपनी राय रखते हैं, उनकी सूचना का आधार क्या है, उन्हें कितना पता है, मगर उसके आधार पर यह मत तय कीजिए कि हवा किसके खिलाफ है, फिर आपको झटका लगेगा। इसका मतलब यह नहीं कि वॉक्स पॉप गलत था, आपने उसे सैंपल समझने की गलती की और उसके आधार पर नतीजा निकाला। दूसरा, इसी तरह की जगहों पर औरतें नहीं होती। वॉक्स पॉप में भी औरतें बहुत कम नजर आती हैं। फिर अचानक आप जागते हैं और कहने लग जाते हैं कि महिला वोटर गई किधर। उन्हें आप एक समूह मान लेते हैं कि महिलाएं भीड़ की तरह किसी एक ही नेता के पीछे जा रही हैं। इसमें होता क्या है, मान लीजिए 1 लाख का सर्वे किया पर रैंडमली नहीं किया, 1 लाख के जवाब आ गए। मेरे सैंपल में मान लीजिए 70% आदमी हैं, 30% औरतें हैं। अब इस सर्वे में आदमी और औरतों की संख्या में बहुत अंतर है। यहां से खेल शुरू होता है वेटेज का। आप पुरुष मतदाताओं के वेटेज को कम कर देते हैं, 70 लोगों के मत को 50 लोगों के मत के बराबर पर ले आते हैं और 30% औरतों को 50% मान लेते हैं। यहीं पर गलती हो सकती है। आपने अगर सर्वे ठीक किया होता तो अनुमान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अनुपात के आधार पर आप किसी की राय नहीं बना सकते। आप सोचिए कि सर्वे में अनुसूचित जाति, जनजाति और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, ब्राह्मण, राजपूत का ज्यादा है। बैलेंस करने के लिए आप ब्राह्मणों के सैंपल को कम करते हैं, मुसलमानों के सैंपल को कई गुना बढ़ा देते हैं। इसलिए सैंपल के बारे में विस्तार से जानना बहुत जरूरी है। तो मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आपके लिए जानना जरूरी है कि कितनी सीटों पर सर्वे हुआ, हर सीट पर कितनी विधानसभाओं में सर्वे हुआ, कितनी विधानसभाओं के कितने मतदान केंद्रों पर हुआ। इसी के साथ उम्र के हिसाब से, लिंग के हिसाब से और जाति के हिसाब से सर्वे का सैंपल साइज क्या है पूछिए। भारत जैसे देश में अलग अलग राज्यों में स्विंग अलग होती है। मध्य प्रदेश में हो सकता है कांग्रेस के खिलाफ नकारात्मक स्विंग हो, तो जरूरी नहीं कि यूपी में भी हो सकता है कि यूपी में सकारात्मक स्विंग हो। बेहतर है कि हर राज्य में अलग से स्विंग टेस्ट किया जाए। अलग अलग करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि यूपी में इंडिया गठबंधन की तरफ कितना वोट गया और बीजेपी की तरफ कितना। अब इसमें भी एक दिक्कत है, भारत में हर साल नए मतदाता जुड़ते हैं, उनका कोई डेटा पिछली बार का तो नहीं होता। स्विंग में आप यही बताते हैं कि पिछली बार बीजेपी को 40% मिला तो इस बार 35 यानी खिलाफ में 5% का स्विंग हो गया। लेकिन इसमें तो पहली बार वोट डालने आए वोटर का क्या रोल है, कितना हिस्सा है, वो आप नहीं बताते। इसलिए कई बार स्विंग को लेकर भी समस्या हो सकती है। यही नहीं, भारत में हर बार नई नई पार्टियां आ जाती हैं, पार्टियां अलग अलग गठबंधन में चली जाती हैं, कुछ भी स्टेबल नहीं है, स्थायी नहीं है। एक उम्मीदवार आज कांग्रेस से लड़ रहा है तो वही अगला चुनाव बीजेपी से लड़ता है। जैसे 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से लड़े, 2024 में बीजेपी से लड़ने आ गए। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता उनके पीछे पीछे बीजेपी में आ गए। इसलिए आप पिछले चुनाव के आंकड़ों को आधार बनाने से पहले कई सवालों को परख लीजिए। महाराष्ट्र में अब आप कैसे डेटा लेंगे? शिवसेना और एनसीपी दोनों टूट गई हैं, तो इस बार किस आधार पर आप विश्लेषण करेंगे?
भारत की राजनीति की यह सब चुनौतियां हैं। हमारा कहना है कि इन सब में वोट शेयर हर चुनाव में अलग होता है। ऐसे में आप वोट शेयर से सीटों का नंबर नहीं निकाल सकते। पूरी पोलिंग इस पर आधारित होती है कि आप अतीत के आधार पर भविष्य बता रहे हैं, लेकिन यहां अतीत ही बदल गया। हर चुनाव में कई नेता पाला बदलते हैं। अतीत के मुकाबले खुद पार्टी का वर्तमान बदल जाता है। तो किस लेवल पर जाकर आप स्विंग की गिनती करेंगे और सीटों की संख्या बताएंगे। अब आते हैं पोल अप पोल्स पर। इसमें भी एक घपलेबाजी हो सकती है। एग्जिट पोल करने वाली सभी कंपनियों के नंबर लेकर औसत निकाला जाता है। इसमें उन कंपनियों के नंबर पर भी भरोसा कर लिया जाता है जिनका दावा कई बार से गलत हो रहा है और जिन्होंने इस बार भी गलत किया है। क्या हम एग्जिट पोल करने वाली किसी कंपनी की रेटिंग करते हैं, उसके आधार पर उसका वेट तय करते हैं, या गलत सही सबको मिलाकर एक मानक तैयार कर देते हैं, औसत निकाल लेते हैं और इसका नाम देते हैं पोल ऑफ पोल्स। हमारा जोर इस बात पर है कि जिस एग्जिट पोल को आप इतना भरोसे से देखते हैं उसके साइंस को समझिए। क्यों सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए, क्यों नंबर की जगह वोट शेयर होना चाहिए, इसे जानिए। और वोट शेयर से अगर आप सीट निकाल रहे हैं उसका फॉर्मूला क्या है आपको पता होना चाहिए। तब आपका गुस्सा प्रैक्टिस पर होगा, पूरी प्रक्रिया पर नहीं। एक डॉक्टर ने सर्जरी गलत कर दी, यह उस डॉक्टर की कमी हो सकती है, ना कि मेडिकल साइंस की। यही नहीं, पोल बोलकर विश्वसनीयता बनाने का भी खेल होता है, जबकि है तो यह सर्वे, अनुमान। पोल कहने से लगता है मतदान का ही नतीजा है। एग्जिट पोल बहुत बड़ा बाजार है, टीआरपी का सट्टा मार्केट। करोड़ों रुपए का इसमें खेल होता है। एग्जिट पोल की अटकलों को 3 दिन मिलता है। चुनाव के नतीजे आधे दिन में आ जाते हैं। इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि मतदान के बाद और नतीजों से पहले का यह बाजार कितना बड़ा है और इसे किस तरह से बचा कर रखा जाता है ताकि इसी दौरान चैनलों की कमाई हो जाए। अमेरिका में मतदान खत्म होने के कुछ घंटे के भीतर वोटों की गिनती शुरू हो जाती है। भले ही यह गिनती लंबी चलती है, लेकिन इस कारण एग्जिट पोल का बाजार वहां नहीं बन पाता। आप 50 पेज का सर्वे निकाल रहे हैं, आप 15 मिनट में नहीं समझा सकते कि आपने सर्वे किया कैसे। अगर आप ये सब बातें बताएं तो लोग यकीन करेंगे कि आपकी प्रक्रिया सही है, ना कि इसलिए कि आपने कहा है। मूल बात यही है कि आप सबूत, एविडेंस के आधार पर बोल रहे हैं या अपनी पोजीशन, अथॉरिटी के आधार पर। जिसके पास भी साक्ष्य होगा वह इस तरह का दावा नहीं करेगा, लेकिन जो अथॉरिटी के आधार पर बोलता है वो दावा करता है कि मैं फला फला हूं, देखना मेरा नंबर सही निकलेगा। ये बड़ा ही सामंती नजरिया है। चैनलों के जो विशेषज्ञ होते हैं वे अथॉरिटी के आधार पर बात करते हैं, एविडेंस की मात्रा कम होती है। यही कारण है कि एग्जिट पोल और असल नतीजे में अंतर आ जाता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।